तो हे हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल नांदल ट्यूटोरियल्स, जिसके अंदर दोस्तों हम अपनी कर रहे हैं पॉलिटी। और पॉलिटी के अंदर दोस्तों हम पढ़ रहे हैं अपने आर्टिकल्स की एक सीरीज लेकर, आर्टिकल 1 to 395, जो दोस्तों आपकी हेल्प करेगा यूपीएससी के एग्जाम सीडीएस, एनडीए, सीएससी और साथ साथ दोस्तों आपकी एफकेट, टेरिशियल आर्मी, आईएनटी, एसएससी और स्टेट पीएससी के साथ साथ दोस्तों आपकी सी और डी ग्रुप के जितने भी एग्जाम होते हैं दोस्तों स्टेट वाइज और सेंटर के, उन सभी के अंदर ये आपकी हेल्प करेंगे दोस्तों। इसके अंदर अपना हम पार्ट 1 आर्टिकल 1 to 4, पार्ट 2 आर्टिकल 5 to 11 और पार्ट 3 अभी कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। हम पार्ट 3 पे अपना कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 to 35। तो दोस्तों जैसे हमने इससे पहले फिनिश किया था अपना आर्टिकल 20 और दोस्तों आज हम अपना कर रहे हैं आर्टिकल 21, जिसके अंदर दोस्तों कहा गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। जिसके अंदर दोस्तों किसी भी व्यक्ति के प्राण और उसकी दैहिक स्वतंत्रता दोस्तों मतलब उसकी बॉडी की स्वतंत्रता, ऐसे कह सकते हैं दोस्तों हम इसके अंदर। तो इसके अंदर दोस्तों जो सबसे पहले हुआ था दोस्तों, इसके अंदर हम सबसे पहले कुछ केस स्टडीज देखेंगे, फिर वहां से हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों 1951 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में केस आता दोस्तों, जिसको बोला था दोस्तों ए.के. गोपालन केस। ए.के. गोपालन केस दोस्तों वर्सेस सुप्रीम कोर्ट। इसमें दोस्तों केस किया गया था कि व्यक्ति को किस प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार है। तो दोस्तों इसमें पूछा गया, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था दोस्तों कि जीवन जीने के अधिकार का दोस्तों, इसमें कहा गया दोस्तों जीवन का जो अधिकार दोस्तों सिर्फ जीवित रहना दोस्तों। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा दोस्तों, सिर्फ जीवित रहना ही हमारे जीवन का अधिकार है। आर्टिकल 21 क्या कहता है दोस्तों, प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता का अधिकार। तो 1951 के अंदर जब केस हुआ ए.के. गोपालन केस वर्सेस सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों इसमें अपनी टिप्पणी देते हुए, अपना आंसर देते हुए कहा कि जो जीवन का अर्थ इसमें डिफाइन किया गया आर्टिकल 21 के अंदर, उसका मतलब है सिर्फ जीवित रहना। आप कैसे जीवित रहते, किन परिस्थितियों में जीवित रह रहे हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी प्रकार से डिफाइन नहीं किया। सिर्फ ये कहा गया कि सिर्फ जीवित रहना, सुप्रीम कोर्ट ने ये डिफाइन किया दोस्तों। इसके बाद दोस्तों 1978 के अंदर एक दूसरा केस होता है जो ज्यादा फेमस भी है, ज्यादातर लोग उसको जानते भी होंगे, मेनका गांधी केस दोस्तों। मेनका गांधी केस वर्सेस सुप्रीम कोर्ट। इसमें दोस्तों क्या कहा गया था सुप्रीम कोर्ट ने, इसमें अपने सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों अपना जो पिछले केस का टिप्पणी थी दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले केस की टिप्पणी को कंप्लीट पलट दिया दोस्तों, और उसने जीवन का अर्थ यहाँ पे बताया दोस्तों। जीवन का अर्थ केवल जीवित रहना नहीं दोस्तों, केवल जीवित रहना नहीं, गरिमापूर्ण जीवन रहने का दोस्तों बताया गया दोस्तों, गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार इसके अंदर दोस्तों बताया गया। और इसी के अंदर दोस्तों फिर सुप्रीम कोर्ट ने मोर देन 35 अधिकार इसमें डिफाइन किए गए दोस्तों, कि एक इंसान के जीवित रहने के मोर देन 35 अधिकार बताए दोस्तों। जिसके अंदर दोस्तों विदेशी यात्रा, देर से फांसी न देना दोस्तों, अकेले कारावास के विरुद्ध दोस्तों, शिक्षा का अधिकार, मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार। और दोस्तों धीरे धीरे अब जैसे हम देख रहे हैं आज की जो टिप्पणियां आ रही है, धीरे धीरे जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केसेस आ रहे हैं करंट टाइम में भी, धीरे धीरे दोस्तों जो हमारा आर्टिकल 21 है इसका क्षेत्राधिकार दोस्तों बढ़ता जा रहा है। कि कोई भी नया केस आता दोस्तों वो उठा के आर्टिकल 35 में, जैसे शादी करने का अधिकार, बोलने का अधिकार, इस टाइप का दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों जो केस होता है दोस्तों, उससे पहले एक हम धारा देख लेते हैं दोस्तों। एक धारा होती है दोस्तों आईपीसी की धारा 309, जिसके अंदर दोस्तों आत्महत्या के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई थी दोस्तों। आत्महत्या के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई, आपराधिक कार्रवाई। तो दोस्तों इसमें सुप्रीम कोर्ट ने देखते हुए दोस्तों यहाँ पे केस आया दोस्तों, इसको याद रखना दोस्तों आईपीसी की धारा 309 को। इसके अंदर क्या हुआ दोस्तों अभी, इसके बाद दोस्तों एक 1994 के अंदर एक केस आता दोस्तों, रतिनाथ केस। इसे पूछा गया दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत क्या सिर्फ व्यक्ति को जीवन का अधिकार है
क्या जीवन का अधिकार है, या गरिमापूर्ण, क्या गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार है, या इसके साथ मरने का भी अधिकार है दोस्तों। मरने का भी अधिकार है। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर अपना डिसीजन यस दे दिया था, और इसके अंदर जैसे ही अपना सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन यस दिया दोस्तों, तो ये जो आईपीसी की धारा 309 थी दोस्तों, जिसके अंदर क्या कहा दोस्तों कि आत्महत्या के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की, कोई भी आत्महत्या करेगा या कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई होगी दोस्तों। तो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने इसको यस कहा दोस्तों, तो ये धारा दोस्तों कैंसिल हो गई थी यहाँ से। तो उसके बाद दोस्तों 1996 के अंदर एक केस और आया दोस्तों, ज्ञान कौर केस दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो पिछला डिसीजन था दोस्तों, रतिनाथ केस वाला जो डिसीजन था दोस्तों, वो पलट दिया और कहा दोस्तों कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत सिर्फ गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार है, गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार है, मरने का अधिकार नहीं है दोस्तों, मरने का अधिकार नहीं है। और फिर यहीं से दोस्तों जो आईपीसी की धारा 309 थी दोस्तों, उसको वापस से बहाल कर दिया गया दोस्तों। तो ये 4 केस यहाँ पे मुख्य हुए थे दोस्तों। इसके बाद दोस्तों कुछ इन केसेस के बाद कुछ एक टर्म है दोस्तों इसके अंदर, जिसको बोला जाता है ये तो यूथेनेशिया। यूथेनेशिया दोस्तों, इसका एक्चुअलिटी एक मीनिंग क्या होता है दोस्तों, एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग है दोस्तों इच्छा मृत्यु, इच्छा मृत्यु या दया मृत्यु में इसको कह सकते हैं दोस्तों, दया मृत्यु। तो दोस्तों इसके अंदर क्या डिफाइन किया गया दोस्तों, इसके अंदर दोस्तों कहा गया कि ये भी डिफाइन है थोड़ा, हाँ, कि जो असाध्य रोग हैं दोस्तों, जिनका कोई हल नहीं है दोस्तों, जो असाध्य रोग हैं से पीड़ित होने पर व्यक्ति को दी गई इच्छा मृत्यु, जिसका कोई इलाज नहीं है दोस्तों, पीड़ित होने पर व्यक्ति को इच्छा मृत्यु, कि किसी व्यक्ति को कोई ऐसी बीमारी होगी दोस्तों कि उसका कोई इलाज है ही नहीं दोस्तों, ना इंडिया के अंदर, ना इंडिया से बाहर किसी भी देश के अंदर, कि अब वो दर्द से इतना ज्यादा पीड़ित है उसको इच्छा मृत्यु दे, कि दोस्तों उसको इच्छा मृत्यु दे दी जाए। ये दोस्तों यूथेनेशिया। अब यूथेनेशिया में तो ये भी दोस्तों 2 टाइप से डिफाइन है, एक है दोस्तों एक्टिव यूथेनेशिया, एक है दोस्तों पैसिव यूथेनेशिया। एक्टिव के अंदर दोस्तों क्या कहा गया दोस्तों, कि जब किसी व्यक्ति को असाध्य रोग हो गया, कि अब उसका इलाज नहीं है दोस्तों, किसी व्यक्ति को असाध्य रोग है दोस्तों, और जो पीड़ित व्यक्ति है दोस्तों, पीड़ित व्यक्ति सिर्फ कुछ सांसों पर जीवित है दोस्तों, अपनी सांसों पर जीवित है, वो कोई हलचल नहीं करा, उसकी लाइक उसकी बॉडी सिर्फ कोमा के अंदर, ऐसा मान सकते दोस्तों। और दोस्तों वो व्यक्ति कह दे दोस्तों अपने होश में मृत्यु की मांग कर ले दोस्तों, मृत्यु की मांग करे, तो ये दोस्तों एक्टिव यूथेनेशिया। इसके अंदर दोस्तों क्या है कि कोई भी व्यक्ति असाध्य रोग से पीड़ित है, अपने होश में है दोस्तों, सांस ले रहा दोस्तों, लेकिन वो इतना ज्यादा परेशान हो गया दोस्तों उससे कि वो बोल रहा है कि मेरे को इच्छा मृत्यु चाहिए, अपनी मृत्यु की मांग करा दोस्तों। एक है दोस्तों पैसिव यूथेनेशिया दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों क्या होता है कि असाध्य रोग इतना ज्यादा हो गया दोस्तों, असाध्य रोग है कि जो व्यक्ति है दोस्तों, जो पीड़ित व्यक्ति है वो कोमा के अंदर है, ऐसा बोल सकते हैं हम, कि उसको ना तो होश हवास है, वो कहाँ है और कहाँ नहीं है, या वो किसी अन्य सुरक्षा प्रणाली पर जीवित है दोस्तों, जीवन जो उसका है दोस्तों किसी सुरक्षा प्रणाली पर दोस्तों, कुछ ऐसी मशीनों पे वो जीवित है जिनका खर्चा बहुत ज्यादा है, उसकी फैमिली अफोर्ड नहीं कर पा रही है। तो दोस्तों जो पीड़ित व्यक्ति उसके परिवार से पूछकर दोस्तों जो मृत्यु उसको दी गई है दोस्तों, वो आते हैं दोस्तों पैसिव यूथेनेशिया के अंदर दोस्तों, उसके परिवार से पूछकर मृत्यु दोस्तों।
तो ये दोस्तों पैसिव यूथेनेसिया। इसके बाद दोस्तों 2011 में केस आता दोस्तों अरुणा शान बाग केस दोस्तों। जिसके अंदर दोस्तों पैसिव यूथेनेसिया को दोस्तों मान्यता मिल गई थी दोस्तों, मान्यता दी गई थी दोस्तों, कोर्ट के द्वारा दोस्तों दी गई कि इनके जो हस्बैंड होते हैं दोस्तों वो बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं दोस्तों। उसके अंदर दोस्तों जो पैसिव यूथेनेसिया थी दोस्तों वहाँ पे इनकी हेल्प की गई थी दोस्तों, कि उनका वो बस तड़प रहे थे दोस्तों। और दोस्तों आर्टिकल 21 के अंदर कुछ टर्म्स भी डिफाइन है दोस्तों। वो कौन से दोस्तों? एक है दोस्तों विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और एक है दोस्तों विधि सम्यक प्रक्रिया। विधि सम्यक प्रक्रिया जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है दोस्तों कि प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ। एक है दोस्तों ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब दोस्तों जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है ये क्या है दोस्तों? ये दोस्तों ब्रिटेन में अपनाई गई दोस्तों, मेन ब्रिटेन में अपनाई गई दोस्तों। ये दोस्तों जो प्रक्रिया है ये दोस्तों कार्यपालिका के विरुद्ध है दोस्तों, कार्यपालिका के विरुद्ध मेनली देखा जाए तो दोस्तों इसको उसके कार्य में दखल देती दोस्तों ये। और दोस्तों विधायिका के विरुद्ध नहीं है दोस्तों, ये कि कानून के विरुद्ध नहीं है कि हम कानून बना सकते हैं, विधायिका के विरुद्ध नहीं है, विधायिका के विरुद्ध नहीं है। मीन्स दोस्तों इसमें क्या कहना चाहते हैं दोस्तों कि संसद बड़ा है और न्यायपालिका छोटी है, न्यायपालिका छोटी है, ये कह सकते हैं इसके अंदर कि जो संसद कानून बनाएगा उसको न्यायपालिका किसी भी प्रकार से कैंसिल नहीं कर सकता, कि संसद के पास ज्यादा पावर है न्यायपालिका से। ये दोस्तों विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया दोस्तों जो ब्रिटेन में अपनाई गई है मेनली। और दोस्तों जो विधि सम्यक प्रक्रिया है दोस्तों ये अपनाई गई दोस्तों अमेरिका के अंदर दोस्तों, अमेरिका के अंदर। इसमें क्या कहा गया दोस्तों कि किसी भी विधि को न्यायपालिका द्वारा शून्य किया जा सकता दोस्तों, न्यायपालिका द्वारा जीरो किया जा सकता दोस्तों। उनको लगे कि ऐसा कि हाँ भाई ये कानून विरुद्ध है जनता के, तो दोस्तों उस कानून को जीरो किया जा सकता है। इसके अंदर क्या है दोस्तों जो संसद है दोस्तों, संसद की अवधारणा दोस्तों वो कहीं ना कहीं न्यायपालिका की अवधारणा से छोटी पड़ती है दोस्तों। न्यायपालिका यहाँ बड़ी हो जाती है दोस्तों, संसद यहाँ छोटी हो जाती है दोस्तों, संसद यहाँ छोटी हो जाती है दोस्तों। अब दोस्तों भारत में कौन सी प्रक्रिया है दोस्तों? भारत में जो दोस्तों प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है दोस्तों, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है दोस्तों उसको दोस्तों स्थापित पर क्या दोस्तों उसको स्थगित किया जा सकता है दोस्तों। स्थगित कैसे किया जा सकता है दोस्तों? उसको जब कोई नागरिक दोस्तों, कोई भी नागरिक है दोस्तों जो भारत का नागरिक है उस स्वतंत्रता का दोस्तों गलत फायदा उठा रहा दोस्तों, वो स्वतंत्रता का हनन कर रहा है दोस्तों, या दोस्तों उसका गलत फायदा उठा रहा है दोस्तों, उसका गलत प्रयोग कर रहा है दोस्तों, गलत प्रयोग कर रहा है। तो दोस्तों विधि द्वारा, ये नहीं कि दोस्तों कोई भी, सिर्फ विधि द्वारा दोस्तों, विधि द्वारा ही दोस्तों स्थापित या उस प्रक्रिया को अंत किया जा सकता है दोस्तों, विधि द्वारा ही उसका अंत किया जा सकता है दोस्तों, सिर्फ चेंज किया जा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों इसके अंदर एक चीज और है दोस्तों, आर्टिकल 21A मेनली दोस्तों क्या कहा है दोस्तों
शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। ये मेनली दोस्तों हमारे मूल संविधान में नहीं था दोस्तों, मूल संविधान में नहीं था दोस्तों, बाद में इसको दोस्तों ऐड किया गया दोस्तों। इसको दोस्तों 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था दोस्तों, 86वें संविधान संशोधन से दोस्तों इसको जोड़ा गया था दोस्तों। अभी कल सीडीएस के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि शिक्षा के अधिकार को कब जोड़ा गया था दोस्तों। 2002 में इसको दोस्तों जोड़ा गया था दोस्तों, 2002 में जोड़ा गया था। जब उस पेपर को एनालिसिस कर रहा था तो उस पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि शिक्षा का अधिकार हमारे मूल संविधान में कब जोड़ा गया था, उसको कब फंडामेंटल राइट बनाया गया था दोस्तों। पहले दोस्तों जो ये था दोस्तों आर्टिकल 21 में दोस्तों बताया क्या टोटल कि जो 6 से 14 वर्ष के जो दोस्तों बच्चे होंगे, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे होंगे दोस्तों को निःशुल्क दोस्तों, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार होगा दोस्तों। और दोस्तों ये फंडामेंटल राइट है दोस्तों, इसको कोई रोक नहीं सकता दोस्तों कि 6 से 14 वर्ष का जो भी बच्चे होंगे उनको निःशुल्क शिक्षा मिलेगी दोस्तों। अब थोड़ा जो करंट में दोस्तों कि जो हमारा आर्टिकल 45 है दोस्तों, आर्टिकल 45 में क्या कहे दोस्तों कि जो 0 से 6 वर्ष के बच्चे होंगे दोस्तों, हम इसको आगे थोड़ा और डीपली पढ़ेंगे जब इसको करेंगे कि बच्चे को जितनी भी शिक्षा होगी दोस्तों, उसकी दीक्षा होगी दोस्तों, शिक्षा दीक्षा जितना भी होगा दोस्तों, वह उसके जीवन की तरफ ध्यान जो होगा दोस्तों वो राज्य देगा दोस्तों, क्योंकि छोटे बच्चे होते दोस्तों ध्यान राज्य देते हैं। छोटे बच्चे दोस्तों, तो छोटे बच्चे ही किसी भी देश का भविष्य होते हैं, कमिंग फ्यूचर होते हैं दोस्तों। और दोस्तों एक हमारा फंडामेंटल कर्तव्य भी है दोस्तों, जिसको मूल कर्तव्य बोलते हैं दोस्तों। 11वां जो हमारा मूल कर्तव्य है दोस्तों, इसको बाद में जोड़ा गया था दोस्तों। उसके अंदर दोस्तों क्या कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को दोस्तों, 6 से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा व उचित माहौल देना माता पिता का कर्तव्य है दोस्तों, माता पिता का कर्तव्य होगा। कर्तव्य का मतलब है दोस्तों ये बाध्यकारी नहीं है, जैसे फंडामेंटल राइट्स होते हैं दोस्तों वो बाध्यकारी होते हैं सरकार के ऊपर कि उनको लागू करना ही होता है, लेकिन जो कर्तव्य हैं हमारे वो बाध्यकारी नहीं है दोस्तों, सिर्फ डिफाइन किए गए हैं हमारे संविधान के अंदर। ये भी बाद में ही ऐड किए गए थे, इंदिरा गांधी के समय में दोस्तों इनको ऐड किया गया था, उससे पहले नहीं थे। सिर्फ इनका ये कुछ नागरिकों के कर्तव्य होने चाहिए, उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है, वो सिर्फ एक माता पिता का कर्तव्य है दोस्तों, बाध्यकारी नहीं है। वो करे तो भी ठीक है, नहीं करे तो भी ठीक है, सरकार उनके ऊपर कुछ कह नहीं सकती दोस्तों। तो ये था दोस्तों आर्टिकल 21। वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।